तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का प्रोडक्शन होना जरूरी था बिफोर स्प्लिटिंग। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन एंड पर होगा ताकि इंश्योर हो दोनों 3 कार्बन शुगर में एक एक फॉस्फेट ग्रुप चला जाए। अब सेम प्रॉब्लम वहां डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ भी हो गया कि वहां पर क्या है, वहां भी कीटोन, क्योंकि ये कीटोन शुगर है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो इसका भी आइसोमेराइजेशन होना जरूरी था ताकि आगे यूटिलाइज हो सके। क्यों? क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का जो कीटो ग्रुप है उसका फिर दैट कीटो ग्रुप इज कार्बन नंबर 2। ओके, और कार्बन नंबर 1 जो है दैट इज फॉस्फोराइलेटेड। लेकिन कार्बन नंबर 1 किधर से गिनेंगे? दोनों साइड से, क्योंकि 3 कार्बन है और बीच में कीटोन ग्रुप है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। ठीक है, तो दोनों साइड से इसका नंबरिंग हो सकता है। ओके, सो इसीलिए इसका भी आइसोमेराइजेशन होना जरूरी है इन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ताकि फिर ये लोग क्या करें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या करने वाला है अपना, फाइनली ये अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है ट्रांसफर करेगा एटीपी को। ओके, तो एटीपी को ट्रांसफर करेगा तो जरूरी है कि फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप भी जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉर्म में हो, इसलिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का आइसोमेराइजेशन हो गया। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी, आप देखो फिगर दिख रहा है ये, डाइहाइड्रोक्सी, यस सर। हाँ देखिए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी जो है एक्चुअली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो इनऑर्गेनिकली फॉस्फोराइलेटेड हो रहा है। तो एक जैसे यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में दोनों साइड फॉस्फेट था 1 और 6 पोजीशन पर, और बीच में स्प्लिटिंग हुआ फिर। ओके, तो अब यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी इनऑर्गेनिकली फॉस्फोराइलेट हो रहा है। तो इसके कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 दोनों एंड पर फॉस्फोराइलेशन हुआ। ठीक है, तो ये दोनों एंड पर फॉस्फोराइलेशन, एक एंड पर तो फॉस्फोराइलेशन पहले से ही था, और एक एंड पर फिर फॉस्फोराइलेशन होने के लिए, यानी कार्बन नंबर 1 पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता है कार्बन नंबर 1 पर। ठीक है, तो इसके लिए भी फिर इसको एल्डिहाइड फॉर्म में चेंज होना जरूरी था। तो ये फिर एल्डिहाइड में आइसोमरेज हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ है, इसलिए एंजाइम के नाम में काइनेज नहीं लगेगा। तो ये दोनों साइड फॉस्फेट आ गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। तो फर्स्ट पोजीशन पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको एटीपी को ट्रांसफर कर दिया गया, तो एटीपी प्रोडक्शन हो गया। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट पर आया, बना। सेकेंड पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप आया, और सेकेंड पोजीशन पर आने के बाद यहाँ से फिर ट्रांसफर हो गया अगेन टू द एटीपी, एंड यू ऑब्टेन पायरूवेट इन द लास्ट। समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। Okay. So note that 2 molecules of ATP are invested before cleavage of glucose into 2,3 carbon pieces. There will be a good return on this investment. To summarize, in the preparatory phase of the glycolysis, the energy of ATP is invested, raising the free energy content of the intermediates, and the carbon chain of all the metabolic hexoses are converted to common product glyceraldehyde 3 phosphate. ठीक है, जितने भी हेक्सोज हैं अलग अलग तरह के, ओके, कार्बन चेन्स ऑफ ऑल द मेटाबोलाइज्ड हेक्सोजेस सब जो है they will be converted into glyceraldehyde 3 phosphate. अब glyceraldehyde 3 phosphate का फिर फेट है,
it will go in the glycolytic phase, or glyceraldehyde 3-phosphate can be utilized, pentose phosphate pathway में आप पढ़ोगे, it can be utilized to form, to produce again glucose 6-phosphate. ओके, तो यहाँ पर दो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate ज्वाइन होकर के फिर ये उल्टा डायरेक्शन में जाता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ठीक, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, दो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate आ गया, तो उसमें से फिर एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate आइसोमेराइज हो जाएगा बाय एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate विल गिव राइज टू कौन सा एंजाइम, कौन सा इंटरमीडिएट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और एंजाइम का नाम क्या है, एल्डोलेज। तो इसको अगर ध्यान से इसका नाम पर गौर करोगे तो आप पाओगे एल्डिहाइड एंड ओल अल्कोहल ग्रुप, इस दोनों का क्या हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप किसमें है, इन ग्लिसरल्डिहाइड, एंड ओल ग्रुप इज कमिंग फ्रॉम द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो OH, उस दोनों का कंडेंसेशन हुआ, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कंडेंसेशन यू ऑब्टेन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आ गया तो फिर बाय अदर मैकेनिज्म, अदर एंजाइमेटिक मैकेनिज्म, अब आप चूंकि थर्ड स्टेप जो था ग्लाइकोलाइसिस का आप देखे ही, इरिवर्सिबल है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-phosphate बनना, लेकिन बाय अदर मैकेनिज्म इट इज पॉसिबल। सो उसके द्वारा दूसरा एंजाइम है, एंजाइम का नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, और ग्लाइकोलाइसिस में जो फ्रुक्टोज 6-phosphate और फ्रुक्टोज, एक सेकेंड फोटो सामने रहेगा तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम लग रहा था फ्रुक्टोज 6-phosphate से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में एंजाइम का नाम था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है, और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में आपको बताएंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस, तो इस ये मैकेनिज्म जो है, इस मैकेनिज्म के द्वारा ये वन साइडेड मैकेनिज्म इरिवर्सिबल है, बट बाय अदर एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, वो एंजाइम जो है यानी इसको वो ब्रेक कर देता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक करके फ्रुक्टोज 6-phosphate में बना, तो उस ब्रेकेज के थ्रू कोई एटीपी, जैसे इसमें तो एटीपी खर्च हुआ और वहां पर ब्रेक हुआ तो कोई एटीपी वापिस मिलता नहीं है, तो यानी वहां एक तरह से सेक्रीफाइस है, इसीलिए एज है, तो उसको हाइड्रोलाइज करके फ्रुक्टोज 6-phosphate बना देता है, और फ्रुक्टोज 6-phosphate फिर आइसोमराइज करके ग्लूकोज 6-phosphate बन गया। ओके, और फिर ग्लूकोज 6-phosphate का बहुत सारा फेट है, आप ये मत समझना कि ग्लूकोज 6-phosphate सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में ही काम आएगा, ठीक, ऐसा नहीं है। ग्लूकोज 6-phosphate इसीलिए दूसरा पाथवे जो पढ़ने वाले हो आप, उसका नाम है HMP शंट, उसका फुल फॉर्म होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे शंट, HMP शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, ये हो गया। ग्लूकोज 6-phosphate क्या है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट है ये, तो इसी में ये शंट हो गया, यानी ग्लूकोज 6-phosphate will be utilized by some other pathway also. Okay, so that is why it is called as shunt. तो वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में यूटिलाइज हो जाएगा ग्लूकोज 6-phosphate। आया समझ में? यस सर। कुछ पूछना है किसी को? ठीक, to summarize, in the preparatory phase of the glycolysis, the energy of ATP is invested, raising the free energy content of the intermediates, and the carbon chain of all the metabolized hexoses are converted to a common product, that is glyceraldehyde 3-phosphate.
दैट इज व्हाई इट इज ए कॉमन प्रोडक्ट। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट अदर पाथवे में भी यूटिलाइज होगा, जैसे कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे अभी आपको एक बताया। तो द एनर्जी गेन कम्स इन पे ऑफ फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है? 2 एटीपी बना। कहां पर बना 2 एटीपी? जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, उसके बाद 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, तब वहां पर गेन हुआ पहला एटीपी का। और फिर दूसरा एटीपी का गेन कहां हुआ? जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में तब्दील हुआ, 2-फॉस्फोग्लिसरेट फिर फॉस्फोइनोपाइरुवेट में तब्दील हुआ, फिर फॉस्फोइनोपाइरुवेट जब पाइरुवेट बना, तब फिर सेकेंड टाइम एटीपी गेन हुआ। क्लियर है? Yes, sir. So each molecule of glyceraldehyde is first oxidized and phosphorylated by inorganic molecule phosphate, not by ATP, to form 1,3-bisphosphoglycerate, step 6. Okay, so energy is then released as 2 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate are converted to 2 molecules of pyruvate. इस पूरे 7 स्टेप से 7 से 10 तक जो अभी बताया आपको, इसमें एनर्जी रिलीज हुआ और वो एनर्जी जो है कंजर्व्ड हो गया आपके in the form of phosphorylation of ADP molecule. Much of this energy is conserved by the coupled phosphorylation of 4 molecules of ADP to ATP. 4 क्यों बोले? क्लियर है? 4 क्यों कहा गया? Why 4? 2 दोनों जगह। हाँ, दो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आया, तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड से 4 हो गया। बाद में ना बैलेंस किए तो 4, क्योंकि पे ऑफ फेज में प्रिपरेटरी फेज में लग गया, 2 खर्च हो गया था। लेकिन प्रिपरेटरी पे ऑफ फेज को अकेला कंसीडर करो तो उसमें निकला तो 4। ओके, सो टोटल एनर्जी जो हुआ वो 4 में कंजर्व हो गया। नहीं, टोटल एनर्जी नहीं, अभी हम एक आगे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें आपको समझा देंगे। जितना एनर्जी चेंज हुआ वहां पर माइनस डेल्टा जी, उसमें से सम ऑफ द एनर्जी इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 4 molecules of ATP from ADP, and the net yield is 2 molecules of ATP per molecule of glucose used, because 2 molecules of ATP were invested in preparatory phase. And energy is also conserved in payoff phase. आप NADH को इग्नोर नहीं कर सकते। In the payoff phase, in the formation of 2 molecules of the electron carrier NADH per molecule of glucose. अब ये NADH जो है यूटिलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, और एक बताएंगे आपको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में है NADPH। दिस इज फॉर द बायोसिंथेटिक पाथवे, रिडंडेंट फॉर द बायोसिंथेटिक रिडक्टेंट फॉर द बायोसिंथेटिक पाथवे सच एज ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज भी इसी से न्यूट्रलाइज होता है। ओके, वो सब हम बताएंगे आपको। अदर पाथवे जैसे फैटी एसिड का सिंथेसिस, स्टेरॉइड का सिंथेसिस, स्टेरॉल्स का सिंथेसिस, ये सब में ये लगता है NADPH। और NADH कहाँ लगा? इलेक्ट्रॉन चेन में। कौन है? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. So in the sequential reactions of glycolysis, 3 types of chemical transformations are particularly noteworthy. First is degradation of carbon skeleton of glucose to yield pyruvate. ये हो रहा है 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड तक आया।
Now, phosphorylation of ADP to ATP by compounds with high phosphoryl group transfer potential formed during glycolysis. तो हाई फोस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल इंटरमीडिएट्स आर कौन कौन है जहां पर एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो कौन था, एक तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हो गया, ठीक है। जब वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना तो एक एडीपी को वो फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। तो हाई फोस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल जिसके पास है वो है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और दूसरा कौन था, फॉस्फोइनलो पायरुवेट। जब वो पायरुवेट में बना तो वो दे दिया एटीपी को अपना फॉस्फेट ग्रुप। आया समझ में? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनलो पायरुवेट, ये दो जो इंटरमीडिएट हैं इनके पास फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ओके, 1 सेकेंड। अच्छा ठीक हो गया। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। Yes, sir. ओके, सो क्या बोल रहा है ये, 3 टाइप्स ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक तो ये हुआ डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन, एंड द सेकेंड वन इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी, ओके, and the third one is transfer of a hydride ion to NAD plus forming NADH। ये कहां पर हो रहा था बताइए, आप लोग इतनी बार बता चुके हैं, ये कहां पर हो रहा था, कौन सा स्टेप में? 7th step. ये हो रहा था पे ऑफ फेज का फर्स्ट स्टेप और ग्लाइकोलाइसिस का 6th स्टेप, ठीक, जहां पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट was converted into is getting converted into 1,3 bisphosphoglycerate, and the enzyme is glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase। देखिए ये स्टेप पर, ये छठा स्टेप है और पे ऑफ का पहला स्टेप है। इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ट्रांसफर जो है बन रहा है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा और NAD प्लस फिर NADH प्लस H प्लस H प्लस जरूर लिखना, और एंजाइम इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, ये तीसरा टाइप का हुआ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, हाइड्राइड आयन किसको बोलते हैं? हाइड्राइड आयन मतलब क्या? H plus. H+ आयन से। H प्लस हो गया, ओके, या इसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। लेकिन ड्यूटेरियम रहेगा तो प्रोटॉन नहीं कह सकते, ठीक है। हाइड्रोजन का आइसोमर है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन भी होता है, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ओके, सो हाइड्राइड आयन कहने का मतलब हुआ H प्लस forming NADH। The overall chemical logic of the pathway is described in figure 14.3। चलिए इसको भी आप समझ लीजिए, 14.3 फिगर जितना बताए हैं उतना समझ गए होंगे तो ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा।
दिख रहा है ये फिगर? आवाज आ रही है मेरी? दिख रहा है ये? Yes, sir. बोर तो नहीं हो गए आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते? No, sir. Right, sir. नहीं ना? दिमाग लगाओगे, लॉजिक से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा। देखो ये फिगर 14.3 है, चलो इसको समझिए। बेसिकली ये ग्लाइकोलाइसिस है, टाइप ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इट इज शोइंग इन सिंपल डायग्रामेटिक वे। सो फर्स्ट वन हियर, ये क्या है आपका? ये ग्लूकोज है, ठीक। ये ब्रांच पॉइंट जो है यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है और H को नहीं लिखा है, ओमिट कर दिया है। तो यहाँ पर कार्बन है एंड H नहीं है लिखा हुआ, हिडन है, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप, और इस तरह से ये हाइड्रोक्सी है। थर्ड पर हाइड्रोक्सी था नीचे की तरफ, याद होगा आपको ग्लूकोज में। फिर OH और ये 6th कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ग्लूकोज विल हैपन एट हियर, ठीक है, दैट इंश्योर्स दैट पाथवे इंटरमीडिएट्स रिमेन इन द सेल। तो फॉस्फोराइलेशन हुआ एटीपी के द्वारा C6 पर, वो इसी OH का, ठीक है, क्योंकि एज C1 इज ए कार्बोनिल ग्रुप एंड कैन नॉट बी फॉस्फोराइलेटेड, ये फॉस्फोराइलेटेड नहीं हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में इन्वॉल्व है ये, ठीक है। अगर ये फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप लॉस हो जाएगा, पूरा केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, ये ग्लूकोज फिर रहेगा ही नहीं। ग्लूकोज डेरिवेटिव ग्लूकोज है ये, इसकी पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान कि एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर 6 कार्बन है एंड पॉलीहाइड्रोक्सी है। एक भी पहचान तीनों में से इसकी गई तो ये ग्लूकोज नहीं रहा। तो ये इसलिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है यहाँ पर, ये कार्बोनिल ग्रुप है, आइसोमेराइज हो गया। तो आइसोमेराइजेशन की वजह से कार्बोनिल ग्रुप जो है आ गया कार्बन नंबर 2 पर, और कार्बन नंबर 1 इज नाउ क्या है? हाइड्रोक्सी है। तो और इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्योंकि ये कीटोन ग्रुप हो गया, यहाँ पर ये कीटो शुगर हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज है और 6 कार्बन पर फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तब्दील हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बनेगा। यहाँ पर फिर इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ठीक है, जो कार्बन नंबर 1 है। पहले ये एल्डिहाइड ग्रुप में इन्वॉल्व था, इसलिए फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता था। आइसोमेराइजेशन हो गया तो कार्बोनिल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर चला गया, तो कार्बन नंबर 1 इज हाइड्रोक्सी नाउ, सो इट कैन बी फॉस्फोराइलेटेड नाउ। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी that C1 now have a hydroxyl group can be phosphorylated. This ensures that both products of CC bond cleavage are phosphorylated and thus interconvertible. ठीक है, अब दोनों तरफ फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से इट इज नाउ ensured that the cleavage product of this fructose 1,6 bis phosphate will must have one phosphate group at least with them. ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों एंड पर है, तो क्लीव करेगा तो दोनों के पास एक एक आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, एक के पास 2 नहीं आएगा, दूसरे के पास 0 नहीं बचेगा, ओके, दोनों एंड पर है। क्लीवेज विल हैपन। कार्बोनिल ग्रुप एट C2, ये कार्बोनिल ग्रुप था C2, ये C2 है, एरो दिख रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. कार्बोनिल कार्बन जो है वो एल्डिहाइड जब था तो C1 था, अब हो गया C2, ओके, C2 हो गया। अब ये है C3, ये हाइड्रोक्सी जहां से है ये, सो यही कह रहा है द कार्बोनिल कार्बन एट C2, दिस फैसिलिटेट्स द CC बॉन्ड क्लीवेज हियर between C3 and C4 to yield 3 carbon products by reverse of the aldol condensation. aldol condensation क्या था? aldehyde and alcohol. aldol condensation आप देखे थे कहां पर? aldol condensation का उल्टा, ठीक है, यहाँ पर ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन का उल्टा हो रहा है।
एल्डोल कंडेंसेशन इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दोनों का फिर से ज्वाइनिंग। यहाँ पर तो स्प्लिटिंग हुआ, उल्टा ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन हुआ किसका, किसको कहा जाता है? एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। देखिए आप समझ जाइएगा, एल्डोल कंडेंसेशन का उल्टा हो रहा है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का क्लीवेज हो रहा है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिला। ठीक है, तो एक OH ग्रुप है यहाँ पर है, ओके, एसीटोन है, कीटोन है, और कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में क्योंकि एल्डिहाइड हो गया, फिर कार्बोनिल कार्बन ये बन गया कार्बन नंबर 1, तो इस एल्डिहाइड ग्रुप का यानी एल्डिहाइड ग्रुप का कंडेंसेशन विद द ऑक्सीजन ओल ग्रुप OH ग्रुप, this is called as aldol condensation. Glyceraldehyde 3-phosphate plus dihydroxyacetone phosphate will give rise to fructose 1,6 bisphosphate. ये aldol condensation पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में देखेंगे। और यहाँ पर इसका उल्टा हुआ क्योंकि इसका स्प्लिटिंग हुआ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ओके, दिस इज aldol decondensation। ठीक, आया समझ में? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ये एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया? 1 सेकेंड में दरबार। Yes, sir. 1 सेकेंड। देखिए ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ये ओल ग्रुप है कि नहीं, OH यहाँ पर, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर CHO। इस दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, ज्वाइनिंग हुआ, एंड द रिजल्ट यू ऑब्टेन इज ग्लिसरल फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपको मिलेगा। तो वही है एल्डोल कंडेंसेशन। और फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटर कन्वर्जन होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। द इंटर कन्वर्जन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेप 4 funnels both products into a single pathway। आइसोमेराइजेशन हो गया। कौन सा एंजाइम था? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ओके, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 6, जहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, जहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NAD+ इज यूटिलाइज्ड हियर, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फोराइलेट कर दे रहा है, और NAD जो है रिड्यूस होके NADH बन जा रहा है। ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट विथ 1 NADH प्रोड्यूस इज प्रीरिक्विसाइट फॉर ATP प्रोडक्शन। ये ATP प्रोडक्शन होने के लिए जरूरी है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसका फिर हो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड था ही, एक बार और फॉस्फोराइलेशन हो गया, इस बार इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा। ठीक, तो ये यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो गया। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का जो ऑक्सीजन था यहाँ पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया यहाँ, इसीलिए ग्लिसरेट लिखा है। ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप में फिर फॉस्फोराइलेट हो गया, COOH और H रिप्लेस हो गया P से, इसीलिए नाम है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, अब देखिए यहाँ पर दिस इज दोनों साइड में फॉस्फेट ग्रुप है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट है। अब ATP प्रोडक्शन होगा, एक फॉस्फेट जो है विल बी ट्रांसफर्ड टू ADP। कौन सा? जो अभी अभी फॉस्फेट जुड़ा जस्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ठीक है, वो चला गया ATP पर। और जो सबसे पहले शुरू से चलता आ रहा है ये फॉस्फेट कहाँ से चला था? जब स्टेप नंबर 1 में और 3 में
जो एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप निकल के आया था जब प्रिपरेटरी फेज में, वो वाला फॉस्फेट ग्रुप है। यस और नो? Yes, sir. देखो Yes, sir. पाथवे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये फॉस्फेट चल रहा है अभी, ये कलर पैटर्न को अभी इग्नोर करो, ये फॉस्फेट है यहाँ यहाँ। ये फॉस्फेट कहाँ से आया? ये दोनों फॉस्फेट 1,6-20 फॉस्फेट के पास दोनों फॉस्फेट आया था एटीपी से। उसके बाद ये दोनों डाइऑक्सी एसीटोन, ये दोनों फॉस्फेट फिर कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो तीनों थर्ड पोजीशन पर है। ये दोनों फॉस्फेट जो है दोनों एटीपी से थर्ड पोजीशन पर है। ओके, अब नया फॉस्फेट ऐड हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया फर्स्ट पोजीशन में 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट के। फिर तुरंत एटीपी प्रोडक्शन हुआ इन द नेक्स्ट स्टेप। दैट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो आया था दैट इज ट्रांसफर्ड ऑन द एटीपी ADP because 1,3-bis phosphate is having high phosphoryl group transfer potential. So now you get 3 phosphoglycerate. अब 3 phosphoglycerate के पास जो फॉस्फेट है वो अभी भी पहले वाला चल रहा है। ये जाकर के जाएगा लास्ट में 2 phosphoglycerate में म्यूटेज हुआ इसका। Okay, the remaining phosphoryl group moves from C2 to C3, setting up the final step of the pathway. 2 phosphoglycerate, now 2 phosphoglycerate में dehydration activates the phosphoryl for the transfer of ADP. H2O निकल गया, एक इनोलेज एंजाइम था, and then phosphoenolpyruvate का प्रोडक्शन हुआ। Phosphoenolpyruvate is again having high phosphoryl group transfer potential after the release of H2O. Then phosphoenolpyruvate can transfer its phosphate again to the ATP. So this phosphate is coming from कहाँ से? ATP से आया, जो ATP से आया फिर ATP को दे दिया गया। अब पायरुवेट आ गया। आया समझ में? बोर हो गए हो क्या? No, sir. No, sir. ओके, बोर हो जाओगे तो बोलना, ब्रेक ले लेंगे थोड़ा। ओके, कहाँ तक हो गया था? फिगर 14.3 अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको। फेट ऑफ पायरुवेट, ये भी समझिए पायरुवेट का क्या फेट है, क्या क्या होगा पायरुवेट के साथ। With the exception of some interesting variations in the bacterial realm, the pyruvate formed by the glycolysis is further metabolized via one of 3 catabolic routes. In aerobic organisms, in aerobic organisms or tissues under aerobic conditions, glycolysis is only the first stage in complete degradation of glucose. ठीक है, फिगर 14.4 दिखाएंगे। Pyruvate is oxidized here. Pyruvate is oxidized कहाँ पर? एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेज। देन पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज विथ लॉस ऑफ इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप एज CO2। बता रहे हैं बार बार आपको, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू yield acetyl group of acetyl coenzyme A. The acetyl group is then oxidized completely to CO2 by the citric acid cycle. ओके, साइट्रिक एसिड साइकिल में 2 CO2 भी निकल जाता है, तो वही एसिटाइल ग्रुप का बैलेंस हो गया CO2। द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो कार्बन जो CO2 में है वो एसिटाइल ग्रुप से डायरेक्ट नहीं आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स, एंड वो CO2 एसिटाइल ग्रुप जो है का जो कार्बन है वो फिर फ्यूज हो गया, और इस तरह से वो साइकिल चलता है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज ऑक्सीडेशंस आर पास्ड टू ऑक्सीजन through the chain of carriers in mitochondria. आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको नहीं समझ में आएगा देख लेना पहले लेक्चर, ये पूरा प्रोसेस बताया उसमें। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज ऑक्सीडेशंस, ठीक, दीज ऑक्सीडेशंस का मतलब जो प्रोड्यूस हुआ ग्लाइकोलाइसिस में NADH, और क्रेब्स साइकिल्स में भी NADH प्रोड्यूस हुआ,
और यहाँ पर भी NADH प्रोड्यूस हुआ। पायरुवेट जब ऑक्सीडाइज हुआ था, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के दौरान, यहाँ भी एक NADH निकला और एक NADH ग्लाइकोलाइसिस में निकला। ओके, एंड 3 NADH आर प्रोड्यूस्ड इन द क्रेब्स साइकिल। ओके, तो ये सब प्रोड्यूस हुआ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। The electrons from these oxidations, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस होकर ये these have become the electron carrier, इलेक्ट्रॉन इसके पास है। So electrons from these oxidations, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू, और एक और था FADH2 जो क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुआ था, वो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट ना, लेकिन वो उतना पोटेंट नहीं है जितना NADH है, ठीक है, उसमें एनर्जी कम है। वहाँ FADH2 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें एनर्जी कम है इन कंपैरिजन टू NADH के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज ऑक्सीडेशंस जो स्टोर्ड हो गया NADH और FADH2 में, FADH2 से तो चला गया कॉम्प्लेक्स 2 में, फिर कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 पर जंप किया, जंप नहीं किया, बीच में सटल किया जाता है थ्रू अदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जैसे साइटोक्रोम C। ओके, और उससे फिर ट्रांसफर हुआ टू अदर कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन कैरियर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते गया और आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते गया। लास्ट में कॉम्प्लेक्स 4 पर इलेक्ट्रॉन जो है इज गिवन टू ऑक्सीजन, और इस हर कॉम्प्लेक्स में फिर प्रोटॉन पंप होता है साथ ही साथ। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दैट ऑक्सीजन कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे मिस्टेक्स भी हो जाते हैं। हमेशा जो है CO2 प्रोड्यूस नहीं हो, या H2O प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब O2 जब रिड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, तो O2 क्या हुआ, रिडक्शन हुआ इसका। तो साथ में ये जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा O2, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, O2 माइनस, बनेगा कि नहीं बनेगा। O2 के पास पहले इलेक्ट्रॉन आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। O2 के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा ट्रेवल करते हुए, तो O2 जो है निगेटिव चार्ज आ गया, फिर इससे प्रोटॉन ऐड होगा, देन इट विल बिकम H2O। लेकिन क्या होता है कि प्रोटॉन जुड़ने से पहले ही एंजाइम से रिलीज हो गया ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज बोलते हैं इसको, O2 माइनस रिलीज हो गया। नाउ दिस विल डिस्ट्रक्ट, क्योंकि O2 माइनस कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम एनी बायोमोलिक्यूल, किसी भी प्रोटीन से, DNA से, RNA से, एंजाइम से, जो भी फंक्शन कर रहा होगा उससे एक प्रोटॉन ले लेगा। तो जब एक प्रोटॉन ले लेगा